दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे इस चैनल में। और आज हम जो नए वीडियो में नए टॉपिक को कवर करेंगे और वो है जॉइंट सिटिंग ऑफ दी टू हाउसेस, दोनों सदन की। हम जो पार्ट चैप्टर नंबर 22 यानी कि इंडियन पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं। इसकी अब तक हमने जो देखे थे कई प्रोविजंस हम कवर कर चुके हैं। आज जो है वो जॉइंट सिटिंग के बारे में कवर करेंगे। तो पहली तो मैं आपको ये बता दूँ कि आर्टिकल नंबर 108 है, वो जो है वो जॉइंट सिटिंग के बारे में बताता है, यानी कि संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक कब की जाती है और किस केस में ये की जाती है? तो जॉइंट सिटिंग जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी है प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिजॉल्व अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस इवन ओवर द पासेज ऑफ द बिल। यानी कि किसी भी बिल को लेकर दोनों सदनों के बीच में मतभेद हो जाता है और एक डेडलॉक की स्थिति हो जाती है, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन दिया गया है, या कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक मशीनरी, एक अलग से एक प्रोविजन दिया गया है कि कैसे उस समस्या से समाधान पा सकते हैं। तो उसी के लिए जॉइंट सिटिंग जो प्रोविजन है वो जोड़ा गया है। A deadlock is deemed to have taken place under any one of the following three situations after a bill has been passed by one house and transmitted to the other house। यानी कि तीन सिचुएशंस बताई गई हैं कि कब कब जो एक ऐसी सिचुएशन होती है जब बिल कोई अटक सकता है, तब जो है इसको अप्लाई किया जाता है। तो पहली क्या है, इफ़ द बिल इज रिजेक्टेड बाई बोथ दी अदर दी हाउसेस। यानी कि यहाँ पर अगर मानो लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया और लोकसभा ने पास कर दिया हो, अब वो राज्यसभा पहुँचता है। राज्यसभा या तो उसको पास कर देती है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि राज्यसभा उस बिल को पास नहीं करती है, या राज्यसभा उसमें कोई सुझाव देती है, ठीक है, तब और वापस कर देती है। तो यहाँ पर क्या है कि एक सदन पास कर दे और दूसरा रिजेक्ट कर दे, तब वो डेडलॉक की स्थिति हो जाती है। दूसरा है, इफ़ द हाउस हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट टू बी मेड इन द बिल। यानी कि एक सदन ने दूसरे सदन को भेजा और दूसरे सदन ने उस पर अपने कुछ सुझाव दिए हैं और वो पहले हाउस को मंजूर नहीं है, तब डेडलॉक की स्थिति होती है। तीसरा है, इफ़ मोर देन 6 months हैव बीन elapsed from the date of the receipt of a bill by the other house without the bill being passed by it। मतलब क्या है कि जब एक सदन से दूसरे सदन में जब बिल पहुंचता है और 6 महीने तक कोई उस पर एक्शन ही नहीं ली जाती उस हाउस के द्वारा, तब भी ये माना जाता है कि भाई उस बिल को लेकर उस सदन में कुछ क्या है कि उसके मतभेद हैं, वो एग्री नहीं है। तो ये तीन सिचुएशंस हैं जब ये डेडलॉक की स्थिति है वो उठती है किसी भी बिल पर। In the above three situations, the President summoned both the House to meet in a joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the bill। तो इन तीनों सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है वो बुलाते हैं मीटिंग के, दोनों सदन एक साथ बैठो, डिस्कस करो और क्या तुम्हारे आपस में जो विवाद हैं किन किन पॉइंट्स है उसको रिजॉल्व करो, फिर उसके बाद उस पर वोटिंग की जाती है। It must be noted here that the provision of the joint sitting is applicable to an ordinary bill, financial bill only, and not on the money bills और the constitution amendment bills। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप नोट डाउन कर लो या इसे हाईलाइट कर लो कि ज्वाइंट सिटिंग जो है केवल और केवल एप्लीकेबल होती है किन दो केसेस में, या तो कोई भी एक ऑर्डिनरी बिल है या फाइनेंशियल बिल है, तभी ज्वाइंट सिटिंग की जाएगी। यदि अगर कोई भी बिल अगर मनी बिल है या संविधान से संशोधन संबंधित बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तब वहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग एप्लीकेबल नहीं होती है। इन द केस ऑफ मनी बिल द लोकसभा हैज़ ओवरराइडिंग पावर। भाई हमने देखा ये मनी बिल के केस में लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर होती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के पास के केस में दोनों ही जो हाउस है वहाँ से सेपरेटली उस बिल को पास किया जाता है, अन्यथा वो नहीं। In reckoning the period of 6 months, no account can be taken or any period during which the other house to which the bill has been sent is prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days। ये कहना है कि दोनों सदनों के बीच में अगर एक बिल जो है वो एक सदन से दूसरे सदन में जाता है तो कितना पीरियड है वो रख सकता है अपने पास, 6 महीने हद से हद रख सकता है। अगर कोई केस एडजन हो जाए, मतलब कोई भी हाउस एडजन हो जाता है, मतलब उसको स्थगन कर दिया जाता है, तो 4 दिन और मान सकते हैं कि। नेक्स्ट है, इफ द बिल अंडर डिस्प्यूट हैज ऑलरेडी लैप्स्ड ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, नो जॉइंट सिटिंग कैन बी सुमन्ड। यानी कि जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं। मतलब क्या है कि यदि लोकसभा में कोई भी बिल है और उस पर दोनों जो सदनों के बीच में मतभेद है और अगर डिसोल्यूशन हो जाता है लोकसभा का, तो वो बिल ऐसा है वो लैप्स हो जाता है, वहाँ पर जो जॉइंट सिटिंग हुआ है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। बट द जॉइंट सिटिंग कैन बी हेल्ड if the Lok Sabha is dissolved after the president has notified his intention to summon such a sitting
मतलब यहाँ पर क्या है कि जॉइंट सिटिंग जब भी होगी, जैसे कोई भी बिल है उस पर मतभेद है, लेकिन प्रेसिडेंट ने एक नोटिफाई कर रखा है कि भाई दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग होगी, उस बिल से संबंधित है, चाहे क्यों ना लोकसभा उस समय पर डिसॉल्व हो जाए, तब जो है वो जॉइंट सिटिंग होती है। आफ्टर द प्रेसिडेंट नोटिफाई हिज इंटेंशन टू summon a joint sitting of the two houses, none of the can proceed further the bill. Next, the Speaker of Lok Sabha preside over the joint sitting of the two houses and the Deputy Speaker in his absence. यानी कि किसके पास राइट है कि प्रेसिडेंट तो बुलाते हैं, जॉइंट सिटिंग को बुलाने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का, लेकिन उसको प्रेसाइड कौन करेगा, प्रेसाइड करेगा स्पीकर। स्पीकर अगर स्पीकर नहीं है तो उसकी एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर जो उसको प्रेसाइड करेगा। अब केस आता है कि यदि मान लो डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, वो भी एब्सेंट है जॉइंट सिटिंग से, तब कौन है, तब आता है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा प्रेसाइड, मतलब डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो राज्यसभा को प्रेसाइड करेंगे। लेकिन जो राज्यसभा के चेयरमैन है वो जॉइंट सिटिंग को कभी भी प्रेसाइड नहीं करेगा, ये क्लियरली मेंशन है, क्योंकि वो क्या है, वो एक एक्स ऑफिसर चेयरमैन है राज्यसभा का, जबकि देखें तो वो एक वाइस प्रेसिडेंट भी है। ठीक है, तो इसीलिए डेप्यूटी चेयरमैन जो राज्यसभा का वो तो प्रेसाइड कर सकता है राज्यसभा का, लेकिन चेयरमैन नहीं कर सकता। एंड इफ ही इज ऑल्सो एबसेंट, अगर राज्यसभा का भी डेप्यूटी चेयरमैन एबसेंट है, तब कोई भी पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाई द मेंबर प्रेजेंट एट द ज्वाइंट सिटिंग प्रेसाइड ओवर द मीटिंग। तो इट इज क्लियर है कि जो चेयरमैन है राज्यसभा के डज नॉट प्रेसाइड ओवर ज्वाइंट सिटिंग एज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि वो पार्लियामेंट के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है, वो एक एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है, इसीलिए ज्वाइंट सिटिंग जो है वो प्रेसाइड नहीं कर सकता। द क्वेरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ इज 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस। यानी क्या है कि अगर ज्वाइंट सिटिंग भी है तो ज्वाइंट सिटिंग को भी एक प्रोविजन है कि दोनों सदनों के जो टोटल नंबर्स हैं, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 543 प्लस 245, 8 और 8 4 तो 7, 788 का अगर हम 10% निकालें तो कितना होगा, लगभग 80% तो होने ही चाहिए। ठीक है, अगर 80% है तभी ज्वाइंट सिटिंग की जाएगी, अन्यथा नहीं। तो ज्वाइंट सिटिंग इज गवर्न बाई द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा एंड डज नॉट बाई द रूल्स राज्यसभा, यानी कि जो ज्वाइंट सिटिंग की जाती है वो लोकसभा के रूल्स के अकॉर्डिंग की जाती है, ना कि राज्यसभा के। इफ द बिल इन डिस्प्यूट is passed by the majority of the total number of members of both the house present and voting in the joint sitting, the bill is deemed to have been passed by both the houses। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जितने मेंबर प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनकी मेजोरिटी के द्वारा ही वो बिल जो पास किया जाएगा। नॉर्मली द लोकसभा विद अ ग्रेटर नंबर विंस अ बैटल इन अ ज्वाइंट सिटिंग। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफाइड दैट एट अ ज्वाइंट सिटिंग न्यू अमेंडमेंट टू द बिल कैन नॉट बी प्रपोज एक्सेप्ट इन 2 केसेस। अभी कह रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ मेंशन है क्लियरली कि अगर ज्वाइंट सिटिंग जो हो रही की जा रही है तो उसमें कोई भी एक नया संशोधन नहीं किया जाएगा, मतलब उस पर केवल और केवल डिस्कशन उन्हीं चीज़ों पर होगा जिस चीज़ों पर दोनों सदनों के बीच में मतभेद है, केवल उन्हीं क्लॉसेस पर डिस्कशन किया जाएगा, कोई नई चीज़ नहीं जोड़ी जाएगी ना ही उसमें हटाई जाएगी। लेकिन 2 केसेस में बताया गया ऐसा कर सकते हैं, कब, दोज अमेंडमेंट्स दैट हैव कॉज्ड फाइनल डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस, यानी दोनों सदनों के बीच में जिनको लेकर नाराजगी है तब, या दोज अमेंडमेंट्स दैट माइट हैव बिकम नेसेसरी ड्यू टू द डिले इन द पैसेज ऑफ द बिल, या जिस क्लॉज को लेकर जो उस बिल को पास करने में डिले हो रहा है तो उनमें संशोधन कर सकते हैं बस, इनके अलावा उसमें कोई भी नया संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब कब कब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है तीनों डेट्स की, कब कब ज्वाइंट सिटिंग जो है वो बुलाई गई है। सिंस 1950 द प्रोविजन रिगार्डिंग द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस हैव बीन इन्वोक्ड इन, कि अब तक 1950 से लेकर अब तक यानी 2025 तक 75 सालों में केवल और केवल 3 बार ही ज्वाइंट सिटिंग की गई है। कब कब की गई है, तो पहली बार की गई थी डाउरी जो प्रोहिबिशन बिल है 1960 का। अब इसमें क्या था कि लोकसभा ने तो ये बिल पास कर दिया था, लेकिन राज्यसभा ने ये बिल पास नहीं किया था, तब यहाँ ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई थी, और ज्वाइंट सिटिंग कब बुलाई गई थी, मई 1961 में, तब ये बिल पास हुआ था। दूसरी बार जो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई थी वो बैंकिंग सर्विस कमीशन जो बिल था 1977 का, तब बुलाई गई थी। 1977 का बिल था, इसमें भी यही प्रोसेस हुई थी कि लोकसभा ने पास कर दिया था, लेकिन राज्यसभा ने फिर इस बिल को पास नहीं कर रहा था, तब 1978 में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई थी।
और तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002, यानी 2002 में ये बिल जो आया था, तब भी यही केस था कि लोकसभा ने तो पास कर दिया था लेकिन राज्यसभा पास नहीं कर रही थी। तब ये जो मीटिंग थी वो बुलाई गई थी, और ये बुलाई गई थी मार्च 2002 में। तो 3 बार अब तक जो जॉइंट सिटिंग की गई है, और तीनों बार जो है वो लोकसभा ही जीती, क्योंकि लोकसभा जीतने का दूसरा कारण भी कि उसके पास ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, इसीलिए ज़्यादा चांस रहती है। ठीक है, तो अब तक ये जो टॉपिक था जॉइंट सिटिंग का हमने कवर किया है। अब जो नेक्स्ट जो होगा उसमें हम कवर करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है बजट, कैसे बजट पास किया जाता है, कौन कौन सा आर्टिकल्स, कितने तरीके के बजट्स होते हैं, इसमें भी ग्रांट्स दी जाती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो भाई, चैनल को लाइक करो और शेयर करो।